नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे संबंधित हम सारे देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन अपने कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में ये अपने अंतिम समय गुजारते हैं। ठीक, और श्रवणबेलगोला कहाँ पे था? ये भारत के कर्नाटक राज्य में था। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में। यहाँ पे जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे ये अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बारे में भी पूछा जाता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी। 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, 298 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 298 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक की। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन? मौर्य वंश के ये संस्थापक थे। ठीक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक। आपसे पूछे कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जो मौर्य वंश है इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ये विष्णु प्रयाग से मिलती है। हमें विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश के बारे में जानकारी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के, तो इनके गुरु कौन थे और इनके महामंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एंड महामंत्री ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे और आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौन थे? वो भी चाणक्य थे। इनका अन्य नाम इन्हें चाणक्य कहते हैं, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनका नाम क्या? विष्णुगुप्त भी है। चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त एंड क्या, इनको कौटिल्य भी कहते हैं। इतने इनके नाम है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म को मानते थे। किस धर्म के? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो अपन इनके मृत्यु के अंतिम समय में ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, देवनामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवनामप्रिय किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है देवनामप्रिय। अशोक को कहा जाता है देवनामप्रिय। आपसे पूछे कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी वो किस भिक्षु से लिया था? तो ये उपगुप्त नामक एक भिक्षु थे, इनसे ये जैन धर्म की दीक्षा लेते थे। ठीक, उपगुप्त नाम के एक भिक्षु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। कौन? ये आपके अशोक। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? तो ये भी आपके अशोक ने बनवाए थे। आपसे पूछे कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें किसके बारे में वर्णन मिलता है? जो अशोक के 13वें शिलालेख है उसमें किसका वर्णन मिलता है? जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। कलिंग युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख। और बात करें कि शिलालेखों को सबसे पहले, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जेम्स प्रिंसेप ने इनके शिलालेखों के सबसे पहले इनके शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है इंडिका पुस्तक के लेखक। आपसे पूछे कि मेगास्थनीज कहाँ से आया था? मेगास्थनीज कहाँ से आया था? ये यूनान से आया था मेगास्थनीज। आपसे पूछे कि मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत बन के भारत आया था? तो ये किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के भारत में आया था।
और आपसे पूछे कि इसने भारत आके एक प्रश्न पूछा गया था कि ये पाटलिपुत्र को किस नाम से बुलाता है, तो ये पाटलिपुत्र को क्या कहता है, तो ये पाटलिपुत्र को क्या कह के पुकार संबोधित करता है, तो ये पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा कहता है। ठीक, ये पाटलिपुत्र को क्या कहता है, पोलीबोरथा कहता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न पूछे कि ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ये भी आप पूछा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये सारी चीजें चंद्रगुप्त के बारे में, सारी यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ठीक, ये कहाँ से आया, यूनान से आया। अगर पूछे कि राजदूत किसका बन के आया था, सेल्यूकस निकेटर का। और पाटलिपुत्र को ये पोलीबोरथा बोलता है, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि चाणक्य किसके समकालीन थे। तो अभी हमने बताया कि चाणक्य किसके समकालीन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बात करते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के, यहाँ पे चाणक्य के बारे में। इन्होंने किसकी रचना की थी, ये अर्थशास्त्र एक पुस्तक थी। इसकी रचना कौन करते थे, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी इसकी रचना चाणक्य करते थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त, और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन्हीं को कहा जाता है। और इनका एक, इन्हें भारत का मैकियावेली कहते हैं। क्या, इन्हें भारत का मैकियावेली कहते हैं। भारत का मैकियावेली भी इन्हें बोलते हैं। ठीक, मैकियावेली भी इन्हें बोलते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, ये जो विष्णुगुप्त थे ये थे कौन, तो ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, विष्णुगुप्त का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तक्षशिला में हुआ था। और ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है उसमें क्या थे, शिक्षक थे। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है उसमें शिक्षक थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये शिक्षक थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था इसमें किस पद पे थे, ये शिक्षक पद पे थे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि चाणक्य किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य। और अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित था, ये राजनीति से संबंधित है। ये राजनीति से संबंधित था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित था, तो ये राजनीति से संबंधित है। किससे, ये राजनीति से संबंधित था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, राजनीति से संबंधित पुस्तक था। विष्णुगुप्त, कौटिल्य ने कहा जाता है, भारत मैकियावेली कहा जाता है। और जन्म इनका तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे, शिक्षक के पद पे थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य के लालच में आके अपने पिता की हत्या किसने की थी, तो राज्य के लालच में आके अपने पिता की हत्या अजातशत्रु कर देता है। अजातशत्रु कर देता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अजातशत्रु ये अपने पिता की हत्या कर देता है। ये किस वंश का शासक था, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था, तो ये हर्यक वंश का शासक था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश को क्या कहते हैं, इसे पितृहंता वंश कहते हैं। इसे पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग बहुत सारे शासक अपने पिता की हत्या कर दिए थे गद्दी की वजह से। तो इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, हर्यक वंश को। ठीक, और इसके बाद करें अजातशत्रु का एक अन्य नाम था, जो क्या था, अन्य नाम अजातशत्रु का क्या था, इसे कुड़िक भी कहा जाता है। अन्य नाम अजातशत्रु का क्या है, इसे कुड़िक कहा जाता है। ठीक, इसे कुड़िक भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, ये किस धर्म को मानता था, तो ये भी आप लोग बताएंगे। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था, ये बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक, ये बौद्ध धर्म को माना करता था। ठीक, तो अजातशत्रु के बारे में ये ध्यान रखेंगे। आगे चल के अजातशत्रु की हत्या कौन करता है, अजातशत्रु की आगे चल के हत्या कौन कर देता है, उदयन कर देता है अजातशत्रु की आगे चल के हत्या। और यहाँ पे कौन से वंश की स्थापना करता है, जो आपके हर्यक वंश था, इस जगह पे कौन से वंश की स्थापना करता है, कौन करता है, उदयन ने करता है। कौन वंश की स्थापना किया था, ये आपके कर्ण वंश की स्थापना करता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उदयन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये किसके समकालीन थे, अजातशत्रु किसके समकालीन थे, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, ये बौद्ध के समकालीन थे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वराहमिहिर कौन थे, तो वराहमिहिर कौन थे, एक खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर कौन थे, एक खगोल शास्त्री थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वराहमिहिर कौन थे, खगोल शास्त्री थे। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे वराहमिहिर की जन्म स्थान कहाँ पे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वराहमिहिर का जन्म कहाँ पे होता है, तो काम्पिल्य नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, काम्पिल्य नामक स्थान पे जन्म हुआ था। ये कहाँ पे है, उज्जैन में है। काम्पिल्य नामक स्थान उज्जैन में। किस नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था, उज्जैन में। ठीक, क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, क्षिप्रा नदी के किनारे। आगे बात करते हैं यहाँ पे
आपसे इनकी एक पुस्तक है जो पूछी जाती है, वराहमिहिर की एक पुस्तक है, आपसे पूछे कि पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है, पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, ये वराहमिहिर की पुस्तक है। ठीक, वराहमिहिर की एक पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। तो इतनी चीजें आप लोग वराहमिहिर से याद रखेंगे। आगे बात करते हैं मेघदूत किसकी के रचनाकार कौन है, तो मेघदूत के जो रचयिता है वो कौन है, कालिदास है। मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास है मेघदूत के रचयिता। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कालिदास को क्या कहा जाता है, इसमें कालिदास को क्या कहते हैं, तो इसमें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, भारत का शेक्सपियर। आपसे पूछे कौन है, भारत के शेक्सपियर किसे कहते हैं, कालिदास को कहते हैं भारत का शेक्सपियर। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अब आपसे पूछे कि इनके और कौन से जो रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम इन्हीं की रचना है। और बात करते हैं ये किसके शासन काल में रहते थे, कालिदास, कालिदास किसके शासन काल के कवि थे, तो यहाँ पे कालिदास किसके शासन काल के कवि थे, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि कालिदास किसके शासन काल के कवि थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, आगे बात करते हैं कालिदास किस भाषा के कवि थे, तो ये संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं किया करते थे, संस्कृत भाषा में। ठीक, तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब विभिन्न जो शासन है, विभिन्न शासक है, उनके दरबार में जो विदेशी यात्री आए हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपसे यदि पूछे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, अभी हमने बताया भी कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आपसे पूछे कि यहाँ पे ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक यात्री थे जिनका नाम क्या था, सुलेमान। ठीक, एक यात्री आए थे जिनका नाम था सुलेमान। ये कहाँ का यात्री था, सुलेमान, ये अरब का यात्री था। कहाँ का, अरब का यात्री था सुलेमान। ये किसके दरबार में आया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुलेमान कहाँ किसके दरबार में आया था, ये मिहिर भोज के दरबार में आता है। ठीक, मिहिर भोज के दरबार में। इब्न बतूता कहाँ का, ये मोरक्को का निवासी था, तो ये भी पूछा जाता है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब बात करते हैं मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे बात करें, मोहम्मद मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, और सुलेमान किसके शासनकाल में आया था, मिहिर भोज के शासनकाल में, ये अरब का निवासी था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र भी इन्हें कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और इन्हें सबसे पहले समुद्रगुप्त किसने कहा, विसेंट आर्थर स्मिथ ने इन्हें सबसे पहले समुद्रगुप्त कहा था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विसेंट आर्थर स्मिथ ने सबसे पहले इन्हें समुद्रगुप्त कह के पुकारा था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका क्या नाम था, जो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे उनका हरिसेन नाम था। चंद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था, हरिसेन नाम था। आपसे पूछे कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र किसका मिला था, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो चित्र है वो किसका मिला था,
तो सिक्कों पे बीड़ा बजाते हुए चित्र किसका मिला था? ये समुद्रगुप्त को मिला था। ठीक, समुद्रगुप्त को मिला था, समुद्रगुप्त का चित्र मिला था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे इनको सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए इनका चित्र मिला था, इसलिए इनकी कौन सी उपाधि थी? एक कविराज की उपाधि धारण किए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उपाधि किस चीज की थी? तो कविराज की उपाधि ये धारण किए थे। ठीक, आगे बात करते हैं विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनको क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके दरबार में फाहियान आया था, अभी हमने बताया। इनके दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। इनके दरबार में फाहियान आया था, और फाहियान कहाँ का यात्री था? ये चीन का यात्री था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इनके दरबार में एक चीज और ध्यान रखेंगे, आयुर्वेद चिकित्सक रहते थे। इनके दरबार में कौन? मशहूर आयुर्वेद चिकित्सक रहते थे। तो मशहूर आयुर्वेद चिकित्सक के बारे में ध्यान रखेंगे। इनका नाम क्या है? एग्जाम में पूछा गया है। इनका नाम धन्वंतरी था। ठीक, कौन से इनके दरबार में आयुर्वेद चिकित्सक रहते थे? तो धन्वंतरी रहते थे इनके दरबार में आयुर्वेद चिकित्सक। आपसे पूछे कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो आपसे पूछे कि चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? तो सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। तीन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत में शहीद दिवस कब मनाते हैं? भारत में शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो भारत में जो शहीद दिवस है वो 30 जनवरी के दिन मनाते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व अल्जाइमर दिवस भी आप लोग याद रखेंगे कब मनाते हैं? 21 सितंबर के दिन विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। कृषि एवं पशुपालन था आर्यों का मुख्य व्यवसाय। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। अब भारत में आके आर्य कहाँ पे बसे? तो भारत में आके सप्त सिंधु प्रदेश में भारत सबसे पहले बसे। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य आके सबसे पहले भारत में बसे। और आर्यों की बात करें, आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ एवं कुलीन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी आर्यों की भाषा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य किस दर्रे से होके आए थे भारत? ये आते समय किस दर्रे से होके आते हैं? तो खैबर दर्रे आप लोग ध्यान रखेंगे। खैबर दर्रा ये इससे होके भारत आते हैं। और खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान का दर्रा है। खैबर दर्रा पाकिस्तान का दर्रा है। तो ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो आर्यों के प्रमुख देवता भगवान इंद्र थे। ठीक, आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र भगवान थे। और आर्य लोग कौन सी चीजों का यहाँ पे कृषि तो करते, कौन सी चीजों का यहाँ पे उत्पादन करते हैं? ये लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं। आर्य लोग जौ का उत्पादन करते हैं। ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। गेहूं का उत्पादन, जौ का उत्पादन और धान का उत्पादन करते हैं आर्य। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे आर्यों से। और बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगर पूछे आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। आर्य के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहले वो आके भारत में कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों के जो आर्य किस दर्रे से होके आए थे? खैबर दर्रे से होके आए थे। खैबर दर्रा कहाँ पे? पाकिस्तान के उत्तरी पाकिस्तान में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ एवं कुलीन आर्य शब्द का अर्थ होता है। और आर्य शब्द ने किस चीजों की, आर्यों ने किस चीज की खेती की? तो गेहूं और जौ धान की इन्होंने खेती की। और आगे बात करते हैं देवताल झील किस राज्य में है? तो देवताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है देवताल झील। कहाँ पे? उत्तराखंड में है देवताल झील। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उत्तराखंड के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पढ़ेंगे। उत्तराखंड आपसे पूछे कि फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? फूलों की
घाटी कहाँ पे स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो क्या है? तो भारत का जो सबसे सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। आप लोग पूछे कि ये टिहरी बांध है ये किस नदी पे बना हुआ है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बना हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे, आपसे पूछे कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि नंदा देवी जो पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत भी कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग उत्तराखंड से याद रखेंगे। देखिए, देवताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। किस नदी पे बना हुआ है? भागीरथी नदी पे बना हुआ है। और नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और बात करते हैं अगले प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। संधव वासियों ने किस फसल का उत्पादन किया? तो संधव वासी किस फसल का उत्पादन करते थे? कपास का उत्पादन करते थे। और कपास के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। और काली मिट्टी को अन्य नाम क्या है? इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक, और बात करते हैं कपास की। कपास के बारे में थोड़ी चीजें जान लेते हैं। आपसे पूछे कि सफेद सोना किसे कहते हैं? आपसे पूछे कि सफेद सोना किसे कहते हैं? तो कपास को कहते हैं सफेद सोना। आपसे पूछे कि काला सोना किसे कहते हैं? आपसे कुछ पूछे काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं काला सोना। ठीक, कोयले को कहते हैं काला सोना। आपसे पूछे कि हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहते हैं? तो जितना भी सोना हमने बताया, तो हरा सोना किसे कहते हैं? तो चाय को कहते हैं। चाय की भी खेती होती है बड़े पैमाने पे, इसे हरा सोना कहते हैं। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछे कि बाबू सोना किसे कहते हैं? बाबू सोना किसे कहते हैं? तो जितना सोना मुझे पता था वो हमने बताया। आपसे प्रश्न है कि बाबू सोना किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। देखिए, संधव वासियों ने किस फसल का उत्पादन किया? कपास का। किस फसल का उत्पादन किया? कपास का। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। ठीक, और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। आपसे पूछे कि कपास के लिए, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। और काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। आपसे पूछिए हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपके लिए ये प्रश्न है कि बाबू सोना किसे कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। आपसे पूछे कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे पूछे कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी। और हुगली नदी क्या है? एक गंगा नदी की वितरिका है। किस नदी की? गंगा नदी की क्या है? वितरिका है। वितरिका, ये हुगली नदी गंगा नदी की है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गंगा नदी का वितरिका हुगली नदी है। आपसे पूछे, ठीक, आपसे पूछे कि पहली बार मेट्रो कहाँ पे चला? पहली बार मेट्रो कहाँ पे चला? तो पहली बार मेट्रो कहाँ पे चला? तो कोलकाता में पहली बार मेट्रो सुविधा शुरू हुई। पहली बार मेट्रो शुरू हुई कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली बार मेट्रो कोलकाता में शुरू हुआ। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा? भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? तो जूलॉजिकल गार्डन है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। कौन? जूलॉजिकल गार्डन है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। और ये कहाँ पे स्थित है? ये भी कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। आपसे पूछे कि फोर्ट विलियम किला कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे रेज करना पड़ेगा। आपसे पूछिए अगर एग्जाम में कि फोर्ट विलियम किला कहाँ पे स्थित है? फोर्ट विलियम किला कहाँ पे स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो किला है, जो फोर्ट विलियम किला है वो कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। किस नदी के किनारे बसा हुआ? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और हुगली नदी क्या है? गंगा नदी की वितरिका हुगली नदी है। पहली बार मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी? पहली बार मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई थी। सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत का कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। कहाँ पे है? कोलकाता में है। और फोर्ट विलियम किला कहाँ पे स्थित है? फोर्ट विलियम किला के बारे में पूछता है, कोलकाता में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 4 नंबर और इंपॉर्टेंट प्रश्न है डेनमार्क की मुद्रा क्या है। तो डेनमार्क की मुद्रा के बारे में तो बात करेंगे बात, और साथ में डेनमार्क से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो डेनमार्क की मुद्रा क्या है, क्रोन है। डेनमार्क की मुद्रा क्या है, क्रोन है। और डेनमार्क का आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह बताइए क्या है। तो डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, समुद्र तट है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समुद्र तट है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं डेनमार्क की राजधानी क्या है। डेनमार्क की राजधानी बताइए क्या है। तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। क्या, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो ये आप लोग बताएंगे कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ठीक, अब ग्रीनलैंड के बारे में, ये ग्रीनलैंड आप सोचेंगे कि यहाँ पे ग्रीनलैंड लिया गया क्योंकि ग्रीनलैंड भी डेनमार्क से संबंधित है। और कैसे डेनमार्क से संबंधित है आइए देखते हैं। तो डेनमार्क आपसे पूछे कि किस महाद्वीप में है, तो आपसे पूछे कि डेनमार्क किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये तो स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। किसमें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है इस पे किसका नियंत्रण है, किस देश का नियंत्रण है। तो ये नियंत्रण की बात करें तो ये डेनमार्क के नियंत्रण है, ये डेनमार्क के कब्जे में है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, आपसे पूछे कि डेनमार्क की मुद्रा क्या है। डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है। आपसे पूछे डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समुद्र तट है। आपसे पूछे कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, और जो स्थित कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसमें नियंत्रण किसका है, डेनमार्क का नियंत्रण है। तो इतनी चीजें तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अब दिवस से संबंधित हम लोग कुछ यहाँ पे पृथ्वी से संबंधित हम लोग तो यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि दिवस से संबंधित हम लोग प्रश्न देखें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अब बात करते हैं पृथ्वी अपने जो अच्छा वो उस पर किस दिशा की ओर घूमती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किस दिशा से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पश्चिम से पूर्व दिशा में ये पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है, जो अर्थ है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। किसने बताया, तो कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस ने क्या बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाती है, ये किसने बताया, कोपरनिकस ने बताया। और बात करते हैं यहाँ पे एक प्रश्न और आप लोग याद रखेंगे। जो पृथ्वी और आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। आपसे पूछे कि पृथ्वी की जो एकमात्र जो आपके पृथ्वी की जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है। यहाँ पे तो पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम क्या है, आप लोग बताएंगे। पृथ्वी की जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है। तो पृथ्वी की जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। तो ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मंदाकिनी पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न हम लोग क्या क्या पढ़े, विश्व की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को दिन मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी की जो आकाश गंगा है मंदाकिनी है। आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बात किसने बताया, कोपरनिकस ने बताया। आपसे पूछे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इतनी चीजें आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा। ठीक, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं,
विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स जो दिवस है वो कब मनाते हैं? 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो ये 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो ये कब मनाते हैं विश्व मृदा दिवस? तो ये 5 दिसंबर के दिन मनाते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े, देख लीजिए। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर के दिन। आपसे पूछे कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर के दिन। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं नौसेना दिवस। और विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर के दिन मनाते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश की जो तत्काल बाद का वंश है वो कौन है? शुंग वंश है। मौर्य वंश के तत्काल बाद का वंश शुंग वंश है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं शुंग वंश का नींव किसने डाला? शुंग वंश का नींव किसने डाला? तो पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव डाला था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव डाला था। आपसे पूछे कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप किसने बनवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे। और पुष्य जो आपका शुंग वंश था इसका अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? शुंग वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन बना? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति था। ठीक, देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। आगे चल के देवभूति की हत्या कौन कर देता है? आगे चल के देवभूति की हत्या कौन कर देता है? वासुदेव कर देता है देवभूति की हत्या। और इस जो आपका शुंग वंश था उसके जगह पे कौन से वंश की स्थापना करता है? जो देवभूति वासुदेव था वो कौन से वंश की स्थापना करता है? एक कर्ण वंश की स्थापना करता है। कर्ण वंश की स्थापना करता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। तो मौर्य वंश का तत्काल बाद का वंश क्या था? शुंग वंश था। और शुंग वंश का नींव किसने डाला था? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव डाला था। और भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अंतिम शुंग शासक कौन था? तो देवभूति था अंतिम शुंग शासक। इसकी हत्या कौन कर दिया? वासुदेव कर दिया। वासुदेव किस वंश की स्थापना करते हैं? शुंग वंश की जगह पे कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग इतना पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक, आगे बात करते हैं। ये नर्तकी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? ये कांस्य से बनी थी। कांस्य से बनी हुई थी नर्तकी की मूर्ति। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि विशाल अन्नागार कहां से मिला? सिंधु सभ्यता का जो विशाल अन्नागार है, सिंधु सभ्यता का जो विशाल अन्नागार है वो कहां से मिला था? तो विशाल अन्नागार कहां से मिला था? ये मोहनजोदड़ो से मिला था। विशाल अन्नागार कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब विशाल जो स्नानागार है सिंधु सभ्यता का, जो विशाल स्नानागार है वो कहां से मिला था? जो विशाल स्नानागार है वो कहां से मिला था? ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से मिला था। आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो की खोज, यहाँ पे मोहनजोदड़ो के बारे में पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। मोहनजोदड़ो के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग नोट करेंगे। आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 में इनकी खोज हुई। अब किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी करते हैं। राखलदास बनर्जी ने किया था। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो इतनी चीजें तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को। नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक, और नर्तकी की मूर्ति किससे बनी थी? कांस्य की बनी थी। विशाल स्नानागार कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। विशाल अन्नागार कहां से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। किसने खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने किया था? राखलदास
बनर्जी ने इसकी खोज की थी और किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे इसे खोजा गया था। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, कह रहा है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? ठीक, तो बात करें कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, तो ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क भी बौद्ध धर्म में आस्था रखता था। आपसे पूछे कि पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? पुष्यमित्र जो शुंग था ये किस वंश का अनुयायी, धर्म का अनुयायी था? तो पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म को मानने वाला था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आपसे पूछे कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, तो ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे आप उसका जवाब देंगे। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग पहले बात भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जो मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी वो क्या थी? पर्ण थी। मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी, ये मुद्राएं के नाम भी पूछे जाते हैं। मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी वो पर्ण थी। और मौर्य वंश के बारे में आगे हम लोग बात भी कर चुके हैं कि इनकी स्थापना कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की तो स्थापना की, तो ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाते हैं। पाटलिपुत्र को बनाते हैं। तो पाटलिपुत्र का जो नवीन नाम है वो क्या है? पाटलिपुत्र का नवीन नाम पटना है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे पटना? तो ये बिहार की राजधानी है। और मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये तो हमने बताया विष्णु पुराण से मिलती है। विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश के बारे में जानकारी। और बात करते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये तो आप लोग बताएंगे कि मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था। ठीक, बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ बनी थी? पाटलिपुत्र में बनी थी। नवीन नाम इसका पटना है। और मौर्य वंश की जो जानकारी है विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ है। ठीक, वेद शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे वेद से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। वेद शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वर्तमान में कितने वेद हैं? वेद की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद याद रखेंगे। सामवेद याद रखेंगे। ऋग्वेद याद रखेंगे। सामवेद याद रखेंगे। अथर्ववेद याद रखेंगे। सामवेद, अथर्ववेद याद रखेंगे और यजुर्वेद याद रखेंगे। ठीक, तो इतने तो वेद होते हैं। यजुर्वेद आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में बात करें। आप उनसे पूछिए कि संस्कृत का जनक किस वेद को कहते हैं? संस्कृत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो ऋग्वेद को कहते हैं। आपसे पूछिए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे नवीन वेद। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछे कि सामवेद के बारे में, तो आपसे पूछे संगीत का जनक किसे कहते हैं? संगीत, भारतीय संगीत का, यहाँ पे संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो ये ऋग्वेद को, सामवेद को कहते हैं संगीत का जनक। अथर्ववेद के बारे में बात करें तो इसमें क्या है? तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया था। तंत्र मंत्र के बारे में चर्चा है अथर्ववेद में। यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यहाँ पे यज्ञ के समय जो गाए जाने वाले मंत्र हैं इसके बारे में इसमें चर्चा है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे वेदों से। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए। आपसे पूछे कि रजत रंजनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रजत रंजनी की पुस्तक है कल्हड़। कौन है? रजत रंजनी की पुस्तक कल्हड़ है। और रजत रंजनी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें क्या वर्णन किया हुआ है? कश्मीर का इतिहास है। रजत रंजनी में क्या है? कश्मीर का इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? आपसे पूछे कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ठीक, तो ये भी आप लोग एग्जाम में ये पूछा जाता है, आप लोग बताएंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक भी आप लोग बताएंगे। आपसे पूछे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है?
अर्थ जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ये भी आप लोग बताएंगे। देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष हैं बुद्ध चरित्र के लेखक। ठीक, आपसे पूछे मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर है, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। ठीक, आपसे पूछे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। लेकिन अगर पूछे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो इनका जवाब क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ठीक, तो हो जाएगा इनका जवाब विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के लेखक। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे रजतरंगिनी पुस्तक के लेखक कल्लड़ है। ठीक, रजतरंगिनी की पुस्तक कौन है, कल्लड़। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष है। मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर है। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त है। चाणक्य कौटिल्य भी कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं आपसे कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे स्थित है, जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे स्थित है। जिब्राल्टर जो जल संधि है जो वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। और अफ्रीका को क्या कहा जाता है, इसे काला महाद्वीप कहा जाता है, काला महाद्वीप या फिर इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अनेक भाग पहले खोजा नहीं गया था। ठीक, काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। आपसे पूछे कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे, अफ्रीका में स्थित है। आपसे पूछे कि नील नदी कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछे कि नील नदी कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कहाँ पे, अफ्रीका में स्थित है। ठीक, नील नदी कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। आपसे पूछे कि यहाँ पे ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और आपसे पूछे किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, तो ये भी अफ्रीका में स्थित है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, अफ्रीका में स्थित खान है। ठीक, तो कौन कौन सी चीज हमने देखा। आपसे पूछे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसे क्या कहते हैं, काला महाद्वीप या फिर अंध महाद्वीप कहते हैं। और जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका में स्थित है। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका में स्थित है। और बात करते हैं किम्बरले की खान, ये अफ्रीका में स्थित है। और ज्यादातर आप लोग इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका याद रखेंगे। किम्बरले की खान कहाँ पे, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है किम्बरले की खान, ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण है ये पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे। आपसे पूछे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि मनुष्य में जो डाउन सिंड्रोम रोग है, डाउन सिंड्रोम रोग है मनुष्य में, वो किस वजह से होता है। तो डाउन सिंड्रोम रोग है जो मनुष्य में, वो किस वजह से होता है, ये गुणसूत्र की संख्या में कमी की वजह से, गुणसूत्र की संख्या में कमी की वजह से डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से होता है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से होता है डाउन सिंड्रोम रोग। और गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे। आपसे पूछे कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था गुणसूत्र की खोज। कौन, वाल्डेयर ने किया था गुणसूत्र की खोज। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण आपसे पूछे तो क्रोमेटिन अभी आपको मिल सकता है एग्जाम्पल में, क्रोमेटिन से होता है, या फिर एग्जाम्पल में आपको क्या मिल सकता है कि ये डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। किसके, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र, तो पिता के गुणसूत्र से होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे समाज में अगर लड़की पैदा हो जाती है तो महिलाओं का दोष दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है,
क्योंकि जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो पिता के गुणसूत्र से होती है। ठीक, तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। टोटल पूछे, अगर 23 जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े, वैसे पूछे तो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है वो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की वजह से हो जाता है। और बात करते हैं गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने किया था गुणसूत्र की खोज, वाल्डेयर ने किया था गुणसूत्र की खोज। आपसे पूछे कि गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? तो क्रोमेटिन भी आपको मिल सकता है और डीएनए तथा प्रोटीन से भी गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद के किस सदन को किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने की जो शक्ति है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास है संसद के किसी भी सदन सदस्य को जो अयोग्य ठहराने की जो शक्ति है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद कौन सा है? 52 में है। आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो ये भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति है। और बात करें संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 108 में है संयुक्त अधिवेशन। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल कितना है? 280 में है वित्त आयोग। ठीक, वित्त आयोग के बारे में जो आर्टिकल है 280 में है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में है? आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के क्षमादान किस आर्टिकल में? 72 में है आर्टिकल राष्ट्रपति का क्षमादान। और बात करते हैं लोकसभा भंग कौन करेगा? लोकसभा भंग कौन करेगा? लोकसभा भंग कौन करेगा? तो ये भी राष्ट्रपति करेगा लोकसभा भंग। और आर्टिकल नंबर कितना का यूज करके? 85 का यूज करके लोकसभा भंग राष्ट्रपति करेगा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी है पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। पुरातात्विक स्रोत से मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये आर्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आर्य ऐतिहासिक जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आर्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। ठीक, आगे बात करते हैं ये कैसी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था लोथल था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े का साक्ष्य है वो सुरकोतता से मिला था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है हमें। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है लोथल है और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। और एक यहाँ के जो लोग थे मात्र सत्तात्मक थे। यहाँ का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। एक चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ का माता जी का कहना माना जाता था। ठीक, तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं? तो 20 दिसंबर के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत नौसेना दिवस कब मनाता है? नौसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो अभी हमने बताया 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है नौसेना दिवस। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि यहाँ पे किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस भी आप लोग याद रखेंगे, ये 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है किसान दिवस। आपसे पूछे कि यहाँ पे एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ये 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 28 दिसंबर। ठीक, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के दिन, किसान दिवस 23 दिसंबर के दिन और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन। माता टीला परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश में परियोजना है माता टीला परियोजना। किस नदी पे है माता टीला परियोजना? तो बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना स्थित है। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था वो कौन सा? बहुउद्देशीय परियोजना जो भारत का था वो कौन था? तो भारत का जो बहुउद्देशीय परियोजना था वो दामोदर घाटी परियोजना था। दामोदर घाटी परियोजना था भारत का
बहुउद्देशीय परियोजना क्या था? दामोदर घाटी परियोजना था भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। आपसे पूछे कि भारत का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना था वो क्या था? भारत का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना था वो कौन था? भारत का पहला जल विद्युत परियोजना क्या था? तो शिव समुद्रम था भारत का पहला जल विद्युत परियोजना। और ये कब बना था? 1902 में बना था। और कहाँ पे बना था? ये तमिलनाडु में बना था। ठीक, 1902 में तमिलनाडु में बना था। और ये किस नदी पे बना हुआ था? शिव समुद्रम परियोजना ये कावेरी नदी पे बना हुआ था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कावेरी नदी पे बनाया गया था। ठीक, आपसे पूछे कि तुलबुल परियोजना कहाँ पे बना था? तुलबुल परियोजना ये कहाँ की परियोजना है? तुलबुल परियोजना तो ये किस नदी पे? झेलम नदी पे बना हुआ है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछे कि सलाल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? सलाल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? तो जो सलाल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? चेनाब नदी पे बना हुआ है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़े। तो देखिए माता टीला परियोजना पूछे बेतवा नदी पे कहाँ पे बना हुआ? उत्तर प्रदेश की परियोजना है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना है। प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी? प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है। किस नदी पे बनाया गया? कावेरी नदी पे। कब बनाया गया? 1902 में बनाया। कहाँ पे बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया गया। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे और सलाल परियोजना चेनाब नदी की है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी है। इसकी लंबाई कहाँ की नदी है? यांगसी नदी है, चीन में स्थित नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। कौन नदी है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और विश्व की आप लोग बताएं, विश्व की आपसे पूछे कि बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। और कहाँ पे की नदी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे स्थित है? अमेजन नदी ये दक्षिणी अमेरिका की नदी है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है अमेजन नदी, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और नील नदी कहाँ पे स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और यांगसी नदी चीन में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। और बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या क्या चीजें हमने पढ़े। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। किस जगह की? चीन की नदी है। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे, लंबी नदी पूछे तो नील नदी, बड़ी नदी पूछे तो अमेजन, इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर। कहाँ की लंबी है नदी है? दक्षिणी अमेरिका की नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखें। विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाला समुद्री पक्षी कौन है? विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला जो समुद्री पक्षी है, तो एग्जाम में पक्षियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको इन सभी प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो अल्बेट्रोन्स है विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाली समुद्री पक्षी। और बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी कौन है? तो ये शुतुरमुर्ग है। ठीक, शुतुरमुर्ग है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें शुतुरमुर्ग कहाँ पे पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में शुतुरमुर्ग वर्तमान समय में पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हिमिंग बर्ड है विश्व का सबसे छोटा पक्षी। कौन है? हिमिंग बर्ड है विश्व का सबसे छोटा पक्षी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? तो शांति का प्रतीक आप लोग याद रखेंगे कबूतर है। शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? कबूतर है शांति का प्रतीक। आपसे पूछे कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी क्या है? अल्बेट्रोन्स है। समुद्री पक्षी पूछे तो अल्बेट्रोन्स। विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। सबसे छोटा पक्षी क्या है? हिमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हिमिंग बर्ड है। शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? कबूतर को माना जाता है शांति का प्रतीक। और राष्ट्रीय पक्षी मोर को माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री
क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। ठीक, और हैदराबाद बाद चार मीनार कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे ये चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हैदराबाद का निर्माण किसने किया था, ये आप लोग बताएंगे। हैदराबाद का निर्माण आपसे पूछे कौन किया था? कुली कुतुब शाह निर्माण किए थे। हैदराबाद के कुली कुतुब शाह निर्माण किए थे हैदराबाद का। ठीक, आपसे पूछे कि हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है हाईटेक सिटी। ठीक, तो आपसे पूछे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। मूसी नदी में मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक, आपसे पूछे कि हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे? हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे? तो हैदराबाद के जो पहले निजाम थे वो कौन थे? आसफ जय थे। ठीक, आसफ जय थे हैदराबाद के पहले निजाम। चीजें याद रखेंगे हैदराबाद से। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम पूछे कहाँ पे है? हैदराबाद में है। आपसे पूछे चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहते हैं। हैदराबाद का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद का निर्माण किया था। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे? हैदराबाद के जो पहले निजाम थे आसफ जय थे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की मुद्रा जो है पेसो है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो है। अर्जेंटीना की राजधानी आपसे पूछे क्या है, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्रूनस आयर्स है। ठीक, ब्रूनस आयर्स है अर्जेंटीना की राजधानी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसे क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के जो घास है उसे पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास को पंपास कहा जाता है। आपसे पूछे कि पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? पेटागोनिया का मरुस्थल जो है, पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? जो पेटागोनिया का मरुस्थल है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये भी अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक, इतना चीज आप लोग अर्जेंटीना से याद रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्रूनस आयर्स है। ठीक, अर्जेंटीना यहाँ पे पूछे घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। और अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अर्जेंटीना पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु क्या है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पशु है ब्लू व्हेल है। बचपन से आप लोग पढ़े होंगे ब्लू व्हेल है दुनिया का सबसे बड़ा पशु। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, हमारा राष्ट्रीय जो पशु है वो क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ये आप लोग जानते हैं। और बात करते हैं हमारा विरासत पशु क्या है? हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो क्या है? हाथी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। अब बात करते हैं पशुओं का सबसे बड़ा विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो विश्व में कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? सोनपुर कहाँ पे है? बिहार में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पशुओं में जो मिल्क फीवर रोग होता है वो क्यों होता है? पशुओं में जो मिल्क फीवर जो रोग होता है किसकी कमी से रोग होता है? पशुओं में जो मिल्क फीवर रोग है वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर रोग होता है। तो देखते हैं पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे? ब्लू व्हेल। सारी पशुओं का सबसे बड़ा सारी दुनिया का सबसे बड़ा पशु ब्लू व्हेल। अब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। विरासत पशु क्या है? हाथी है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में। और मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। अंडमान निकोबार की जो ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में जो ज्वालामुखी है किस नाम से? उसे क्या कैसे कौन सी ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार की आपसे पूछे कि राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि डंकन पास कहाँ पे स्थित है? डंकन पास कहाँ पे स्थित है? डंकन पास कहाँ पे स्थित है? तो जंकल बाग कहाँ पे? अंडमान निकोबार में स्थित है। डंकन पास है। और अंडमान निकोबार का अन्य नाम क्या है?
अन्य नाम क्या है अंडमान निकोबार का, तो इसे मरकत द्वीप कहते हैं, अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप कहते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग अंडमान निकोबार को से आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का दक्षिणतम जो किनारा है, भारत का जो दक्षिणतम किनारा है वो कहाँ पे स्थित है, दक्षिणतम किनारा वो कहाँ पे स्थित है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक, दक्षिण किनारा इंदिरा पॉइंट है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। अब देखते हैं क्या क्या चीज हमने पढ़ा। तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, ठीक, ज्वालामुखी क्या है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, अन्य नाम क्या है, मरकत द्वीप है, और यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट है, किस ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है, अंडमान निकोबार में डंकन पास स्थित है, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखें। घना देश की राजधानी क्या है, तो घना देश की राजधानी है अक्रा है, घना देश की राजधानी। आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और आपसे पूछे कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। आपसे पूछे कि यहाँ पे नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी पूछे तो काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो इन चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि ताइवान की राजधानी क्या है, ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। आपसे पूछे कि जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है जापान की राजधानी, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। घना देश की राजधानी अक्रा है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ताइवान की राजधानी ताइपे, जापान की राजधानी टोक्यो। भारत में भूगोल में रत्नाकर क्या दर्शाता है, तो रत्नाकर किसे कहते हैं, हिंद महासागर को कहते हैं, रत्नाकर हिंद महासागर को कहते हैं रत्नाकर। बात करते हैं भारत के हिंद महासागर के बारे में बात करें तो आपसे पूछे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो क्या है, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है, ठीक। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है जो वो मेडागास्कर है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग क्या है, हिंद महासागर का जो सबसे गहरा भाग है वो क्या है, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है सुंदागर्त, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। सुंदागर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। और मालदीव और श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है, मालदीव एंड श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। किस महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं, ठीक। तो इस चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। देखते हैं साथ में भूगोल में रत्नाकर किसे कहते हैं, तो हिंद महासागर का दूसरा नाम रत्नाकर है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मालदीव और श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। भारत के दक्षिणतम में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। और भारत का सबसे बड़ा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मेडागास्कर। हिंद महासागर की सबसे गहरी बिंदु सुंदागर्त है, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आपसे पूछे कि जल दिवस कब मनाते हैं, भारत में जल दिवस कब मनाते हैं, तो ये 22 मार्च को दिन मनाते हैं, जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाते हैं। आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, ये 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। विश्व जल दिवस कब, 22 मार्च को मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कोलार खदान कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, कोलार खदान कर्नाटक में स्थित है, ठीक। इसे केजीएफ भी कहते हैं, यानी कि केजीएफ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड कहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किस देश को कहते हैं, सॉरी किस जगह को कहते हैं, तो जोहान्सबर्ग को कहते हैं, जोहान्सबर्ग को कहते हैं दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी। आपसे पूछे कि सोने का प्रतीक क्या होता है, सोने का जो प्रतीक क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सोने का प्रतीक AU होता है। आपसे पूछे चांदी का प्रतीक क्या होता है, आपसे पूछे कि चांदी का प्रतीक क्या होता है, तो AG चांदी का प्रतीक होता है। सबसे शुद्धतम को सोना क्या होता है, सबसे शुद्धतम सोना किस कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का सोना जो होता है, 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्धतम सोना होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि
सफेद सोना किसे कहते हैं, सफेद सोना किसे कहते हैं, ये चीजें हमने बताया। सफेद सोना किसे, कपास को कहते हैं सफेद सोना। और काला सोना पूछे कोयला को कहते हैं, लाल सोना हरा सोना पूछे चाय को कहते हैं। कोलार गोल्डफील्ड यानी कि कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, जोहान्सबर्ग को कहते हैं। सोने का प्रतीक एयू, चांदी का प्रतीक एजी और शुद्धतम को सोना 24 कैरेट का होता है, सफेद सोना कपास को कहते हैं। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन है। तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य क्या है, उड़ीसा है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। लोहा का सबसे शुद्धतम जो रूप है वो क्या है, तो पिटवा लोहा होता है सबसे शुद्धतम रूप। पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आपसे पूछे कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं और तो लोहे का अयस्क का क्या नाम है। तो लोहे का जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट। और फिर कौन सा अयस्क होता है, और हेमेटाइट होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है लोहे का अयस्क। और लोहे का लैटिन नाम क्या है, लोहे का लैटिन नाम क्या है, तो फेरम है लोहे का लैटिन नाम। ठीक, फेरम है लोहे का लैटिन नाम, इसका सिंबल होता है Fe। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं साथ में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। शुद्धतम लोहे कौन सा होता है, पिटवा लोहा। हीमोग्लोबिन तत्व किस कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है। लैटिन नाम क्या है, फेरम है, Fe संकेत होता है। और हीरे का अयस्क, लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट होता है। सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य क्या है, तो सर्वाधिक जो जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान में। जस्ते के लिए खान फेमस है जिसे जावर की खान कहते हैं, जावर की खान कहते हैं। राजस्थान में जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। और धान में खैरा रोग किस कमी से होता है, धान में जो खैरा रोग है किसकी कमी से होता है, तो धान में जो खैरा रोग है वो जस्ते की कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जस्ते की कमी से होता है धान में खैरा रोग। आपसे पूछे कि लोहे पे किस धातु की कमी से, लोहे पे जंग लगने से को बचाने के लिए क्या किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ठीक, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें किस चीज की परत चढ़ाई जाती है, तो इसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। और जस्ते का अयस्क क्या होता है, जस्ते का जो अयस्क क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है। ठीक, जिंक ब्लेंड होता है जस्ते का अयस्क। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। जावर की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जावर की खान जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है, ये जस्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और धान में खैरा रोग किस कमी से होता है, जस्ते की कमी से। लोहे में जंग लगना, जंग से बचाने के लिए उसका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, उस पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है। ठीक, अयस्क, जस्ते का अयस्क क्या है, जिंक ब्लेंड है जस्ते का अयस्क। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, झारखंड में है। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे, झारखंड में स्थित है। और बात करते हैं कोयले के बारे में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं। आपसे पूछे कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, भूरा जो कोयला है किसे कहते हैं, तो हेमेटाइट को कहते हैं भूरा कोयला। किसे, लिग्नाइट को कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। किसे, लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। आपसे पूछे कि काला सोना किसे कहते हैं, काला सोना किसे कहते हैं, तो कोयला को कहते हैं काला सोना, कोयला को कहते हैं काला सोना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सबसे उच्च श्रेणी का कोयला क्या होता है, सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है, जो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला क्या होता है, एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। ठीक, और बात करते हैं कोक का निर्माण किससे किया जाता है, कोक का निर्माण किससे किया जाता है, कोक का जो निर्माण है किससे होता है, ये कोयले से होता है कोक का निर्माण। अब आपसे पूछे कि कोयला खनन दिवस कब मनाया जाता है, कोयला खनन
दिवस कब मनाया जाता है? तो कोयला खनन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई के दिन मनाया जाता है कोयला खनन दिवस। तो देख लेते हैं साथ में, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे? झारखंड में। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट को। काला सोना कोयला को कहा जाता है। और कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से होता है। कोक का निर्माण कोयला से। कोयला खनन दिवस कब मनाया जाता है? कोयला खनन दिवस 4 मई के दिन मनाया जाता है। सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, बात करते हैं पूर्व भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो पूर्व भारत का प्रवेश द्वार हल्दिया बंदरगाह को कहते हैं। हल्दिया बंदरगाह को कहते हैं पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? प्रशांत जो महासागर है इसका प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागर का जो प्रवेश द्वार है वो पनामा नहर को कहते हैं। ठीक, पनामा नहर को कहते हैं प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार। आपसे पूछे कि आंसुओं का द्वार किसे कहता है? किसे कहा जाता है? आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? बाब उल मंदेव जल संधि को। किसे? बाब उल मंदेव जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। ठीक, बाब उल मंदेव जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। किसके बीच में है बाब उल मंदेव जल संधि? ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है बाब उल मंदेव जल संधि। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल सागर और अदन के खाड़ी के बीच में स्थित है। अदन के खाड़ी के बीच में है बाब उल मंदेव जल संधि। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं पूर्व का। यहाँ पे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार पूछे तो हल्दिया बंदरगाह। यदि आपसे पूछे कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो पूर्व का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं? तो जकार्ता को कहते हैं पूर्व का प्रवेश द्वार। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं साथ में, पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? हल्दिया बंदरगाह को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार पूछे तो हल्दिया बंदरगाह। आपसे पूछे कि पूर्व का प्रवेश द्वार जकार्ता को कहते हैं। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहते हैं। और आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? बाब उल मंदेव जल संधि को। लाल सागर और अदन के खाड़ी को जोड़ता है बाब उल मंदेव जल संधि। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो राउरकेला में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में स्थित है। और राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक, अब बात करते हैं मुंडा जनजाति। तो ठीक, मुंडा जनजाति के बारे में बात करेंगे। मुंडा जनजाति जो थी इस किससे संबंधित है? मुंडा जनजाति के जो नेता थे वो कौन थे? वो बिरसा मुंडा थे। ठीक, इन्हीं के नाम पे बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा जनजाति के जो थे, बिरसा मुंडा जनजाति के नेता थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मुंडा विद्रोह इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। मुंडा जो विद्रोह हुआ था इनके नेतृत्व में हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके नेता बिरसा मुंडा थे। ठीक, ये अपने को भगवान का दूत कहते थे। ये अपने को क्या कहते थे? भगवान का दूत कहते थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अपने को भगवान का दूत कहा करते थे। और इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का क्या नाम था? तो आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। ठीक, आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं राउरकेला स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? राउरकेला में स्थित है। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। मुंडा जनजाति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, मुंडा जनजाति के नेता। और मुंडा विद्रोह किसे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। भगवान का दूत ये अपने आप को बोलते थे और इनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की और आखिरी प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का जो महाद्वीप है, पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? पक्षियों का जो महाद्वीप है वो किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। ठीक, तो श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं। अंटार्कटिका को कहते हैं श्वेत महाद्वीप। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। आपसे पूछे कि पठारीय महाद्वीप किसे कहते हैं? पठारीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं?
अफ्रीका को कहते हैं। क्योंकि इसका अधिक भाग क्या है, पठारी है। तो इतनी चीजें हम लोग देख लेते हैं। 10,000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं 1000 झीलों की भूमि। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, अंटार्कटिका को कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। और गंगा नदी का उद्गम आप लोग बताएंगे कहां से होता है, तो गंगा नदी का उद्गम कहां पे होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि गंगा नदी की लंबाई के बारे में आगे बात कर चुके हैं। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई होती है। यूपी के कितने जिलों से बहती है, यूपी के 28 जिलों से बहती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूपी के 28 जिलों से होती है। बांग्लादेश में इसका क्या नाम है, बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है, बांग्लादेश में से पद्मा कहते हैं। ठीक, बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जानते हैं। ठीक, देख लेते हैं साथ में गंगा नदी के कितने राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। उद्गम कहां से हुआ है, गंगा नदी का गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, यूपी के 28 जिलों से बहती है। बांग्लादेश में नाम इसका पद्मा है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। किस नदी को, कोसी नदी को। आपसे पूछे कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, जो उड़ीसा का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। ठीक, आपसे पूछे कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है, वांगो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। और कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है, कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है, कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है, मिकांग नदी को कहा जाता है। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।